तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। और आज की जो हमारी स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क और खौफनाक होने वाली है। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप लोग न्यू है हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज की जो ये स्टोरी है दोस्तों, ये दो भाइयों के बारे में हैगी। और राहुल एंड विजय ये दो भाई थे और ये दोनों भाई उड़ीसा की एक जगह थी। मैं बेसिकली उस गांव का नाम तो नहीं बताऊंगा। ये वहाँ के दोनों भाई रहने वाले थे और ये उस समय पे करीब करीब राहुल बड़ा भाई था, विजय छोटा था। राहुल की एज उस टाइम पे 17 साल की होगी और विजय की करीब करीब 14 साल की उम्र होगी। और आपको जैसे पता ही है कि हमारे देश में आज भी यानी बाल विवाह होते हैं, छोटी उम्र में ही शादियाँ हो जाती हैं। तो राहुल के लिए भी उसके माँ बाप लड़की ढूंढ ही रहे थे उस समय पे। और उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है और वो उसकी राहुल की शादी उस समय पे बड़ी ही धूमधाम से करा देते हैं। फिर ये दोनों बहुत ही अच्छे से रह रहे थे, काफ़ी अच्छा परिवार था, खुशहाल परिवार था। घूमने जाते हैं दोनों, उनकी लाइफ यानी बहुत सेट लाइफ थी यार, बहुत ही मस्त तरीके से इनकी लाइफ चल रही थी। दोनों बहुत खुश थे, परिवार भी बहुत खुश था कि भाई एक अच्छी दुल्हन आ गई है, काफ़ी अच्छा कहना वाना भी मानती है, उसकी सेवा भी कर रही है, माँ बाप की भी सेवा कर रही है। और हमारे देश में सबको यही चाहिए कि भाई बहू आए तो भाई लड़के की तो सेवा करे ही करे और माँ बाप की भी सेवा करे, और जो कि अच्छी चीज़ें करनी भी चाहिए क्योंकि आपके साथ भी यही चीज़ें होंगी, आपका भी कल को बुढ़ापा आएगा। चलो इस चीज़ में नहीं जाते हैं। तो राहुल की वाइफ उस टाइम एक्सपेक्टेड हो जाती है थोड़े टाइम बाद। और उस पीरियड के दौरान क्या होता है कि उसकी तबीयत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगती है। यानी फर्स्ट मंथ से ही उसको दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है कि कभी उसका बीपी लो हो जाता है, कभी उसे थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती हैगी, कभी उसका शुगर डाउन हो जाता हैगा। तो ऐसे ही करते करते उसकी जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा यानी डाउन पे डाउन जाती जा रही थी। तो इसको लेकर सारा परिवार काफ़ी ज़्यादा यानी थोड़ा चिंतित तो रहती हैं। देखो, पहला आपके घर में बहू आई है और आपके घर में पहली संतान आने वाली है काफ़ी समय के बाद में, और उस पीरियड के दौरान ऐसी चीज़ें होने लग जाए तो कोई भी स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति यार परेशानी होगा और उसे लगेगा कि यार हमारे घर पे किसी ने कुछ करकुरा तो नहीं दिया, क्या हो गया है, क्यों ऐसी चीज़ें सडन एकदम अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार है और सडन ऐसी चीज़ें होने लग जाए तो कोई भी एक तरह से चिंतित हो जाएगा अपने परिवार को लेके। बट ठीक है, धीरे धीरे पहला महीना बीत जाता है किसी तरह, दूसरा महीना भी उसका निकल जाता, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ऐसे करके। बट हर मंथ उसको कुछ ना कुछ कोई ना कोई दिक्कत रहती ही है। वही राहुल भी इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान रहता था कि यार ये क्या हो गया, मैं क्या करूँ। और इसी पीरियड के दौरान उसने क्या करा, अपनी जैसे उसका 8th मंथ लगा तो डॉक्टर ने बोला भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं क्योंकि इन्हें काफ़ी टाइम से बीमारियाँ चल रही हैं, तो थोड़ा सावधानी आप लोग बरतना। पर गांव के लोग हैं, आपको पता ही है, वहाँ पर इतना वो कहते कोई नहीं, अरे ठीक है हमारे ये तौर तरीके हैं, ऐसे करेंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है कि। और इसी दौरान राहुल क्या करता है, वो है ना अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेता है और 1-1.5 महीने की वो छुट्टी मांग ही लेता है कि सर क्या ऐसे दिक्कतें हैं तो मुझे आप लीव दे दीजिए, विदाउट पे दे दीजिए, चाहे लीव विदाउट पे यानी तो कि मैं यानी मेरे को पैसे भी नहीं चाहिए बट मुझे लीव दे दीजिए ताकि जब भाई मेरा बच्चा हो जाए, बेबी हो जाए, उसके बाद मैं दोबारा ज्वाइन कर लूँ। और उसका बॉस उसको देख ही रहा था यार, काफ़ी टाइम से बंदा परेशान चल रहेगा कि भाई यार 7-8 महीने हो गए, कुछ ना कुछ इसके साथ चल ही रहा है। तो इसी वजह से वो उसको अलॉट कर देता है कि हाँ कोई नहीं बेटा, ठीक है, जब आपके हो जाए तब आप आराम से ज्वाइन कर लेना, बट इस पीरियड में हम आपको कोई पैसे वैसे नहीं देंगे। फिर वो जाते हैं अपने चेकअप के लिए वगैरह में, जो लास्ट उनका वो चेकअप होता है उसके बाद भी डॉक्टर कहता है आप कभी भी जब इनके लेबर पेन हो आप इनको लेके आ जाना। तो वे आते हैं, घर में खुशी का माहौल होता है, चलो जी फाइनली अब हमारे घर में भी एक खुशी आएगी, हम खुश होंगे, बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी कि भाई बच्चा आने से सबको यार खुशी होती है कि हाँ भाई बहुत सालों बाद एक कोई घर में नन्हा सा बच्चा आने वाला है। तो एक्साइटेड पूरा परिवार, और उसका भाई भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि हाँ भैया मैं भी चाचा बनूँगा फाइनली, ये यानी आ गया कि जिस दिन का हम वेट कर रहे थे भाई। तो भाई एक दिन क्या होता है, जैसे उसका 8th मंथ लगता है तो उसके पहले दूसरे तीसरे दिन ही उसकी राहुल की वाइफ की तबीयत है ना सडन एकदम ख़राब हो जाती है। तो कहती मेरे पेन हो रहेगा, तो कहता कोई नहीं भैया पहला दिन है अभी तो शायद अभी फर्स्ट डे है तो कोई नहीं, थोड़ा सहन कर ले, क्योंकि 8th मंथ में कहते हैं कि भाई नहीं 8th मंथ में नहीं हो रहा है, 9th लग लेते हैं कि 1-2 दिन बाद ही हमारा वो 9th मंथ लग जाएगा, यानी 2-4 दिन में तू सहन कर ले, कुछ नहीं होगा। तो उस रात तो वो किसी तरह बेचारी सहन करके सो जाती है कि हाँ ठीक है। फिर उसका जैसे ही 9th मंथ लगता है उसके 2 दिन बाद उसके फिर पेन उठता है,
तो वो घर वाले कहते हैं कोई नहीं बेटा, एक काम कर, थोड़ा वेट कर ले, अगर ज़्यादा होगा ना तब लेके चलेंगे, अभी थोड़ा वेट करो, इतनी जल्दबाजी मत करो। कि भाई हमने भी, भाई हमारे भी बच्चे हुए थे, उसकी माँ से बोलती है कि भाई हमारे बच्चे हमने भी करे हैं तो हमें भी पता है कि भाई हाँ पेन तो होता ही है, बट चलिए इतनी जल्दबाजी क्यों करनी, जब लगे लेबर पेन बहुत ज़्यादा ही हो रहा है तब लेके चल देंगे। वो भी कहते हैं कि हाँ भाई बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, और ऑब्वियस ही बात है यार, बड़े बुजुर्ग बुरा तो कौन किसका चाहता है, और वो तो आपकी खुद की संतान है, तो आप बुरा तो बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। तो वो भी अपने मम्मी पापा की बात सुन के कहता है तू थोड़ा और वेट कर ले, फिर जैसे हमें लगेगा या तुझे लगेगा पर अब हो ही नहीं रहा है सहन, तो फटाफट लेके चल देंगे। और वो जो इलाका था ना वो बहुत ज़्यादा गाँव का सा एरिया था और बहुत बैकवर्ड एरिया था जहाँ पर वो रहते थे, तो गाड़ी वगैरह की सुविधा भी उनके पास नहीं थी। तो उसके एकदम से सडनली क्या होता है, राहुल की बीवी के पेन है ना ज़्यादा होने लग जाता है। वो राहुल घबरा जाता है, भाई क्या करें, भाई रात का समय है, तो 3 बज चुके थे और आप लोगों को पता होगा मोस्टली पेन ज़्यादातर ये रात को ही उठते हैंगे। और उसके साथ भी यही सिनेरी हुआ कि उसका जो पेन था वो रात के समय पे ही उठा। अब राहुल परेशान हो जाता है, वो आस पड़ोस में भागता है, जाता है, किसी से पूछता है भाई आपके पास गाड़ी है, आपके पास गाड़ी है, बट उसे देखते देखते 10-15 मिनट हो जाते हैं, बट उसे गाड़ी ही नहीं मिलती है। और एट दी एंड उसे एक कोई पड़ोस के बंदे बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, उसके पड़ोस का दोस्त होता है, वो कहीं से अरेंजमेंट कराता है किसी गाड़ी की, प्राइवेट गाड़ी की, तो वो कमर्शियल गाड़ी करवाता है, वो लेके आता है, लाते लाते आधा घंटा लग जाता है। और जो इनका हॉस्पिटल था वो और आधे घंटे की दूरी पे था वहाँ से। अब ये बंदे डी लेके जाते हैं भाई, किसी तरह ये वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद सीधा वो ऑपरेशन थिएटर में उसको लेके चले जाते हैं। और फिर ठीक है, वो बाहर वेट करने लग जाते हैं, सब होते हैं खुश कि भाई चलो हम फाइनली हॉस्पिटल पहुँच गए, अब सब नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें बेबी भी मिल जाएगा। ऐसे करते करते उन्हें वेट करते 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 आधा घंटा पौना घंटा हो जाता है और 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आता है। अब जब डॉक्टर बाहर आता है तो बाहर आके डॉक्टर बोलते हैं हम एक ही जने को बचा सकते हैं, आप जल्दी डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपने आने में बहुत ज़्यादा देर कर दी है, इनके साथ वैसे ही कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा थी और आप ऑलरेडी बहुत लेट हो, आप हम किसी एक को ही बचा सकते हैं, कि आप बताइए किसको बचाना है। पहले तो वो सारे, उसका पति कहता है जी डॉक्टर मुझे दोनों, मेरी बीवी भी चाहिए, मेरा बच्चा भी चाहिए, मुझे दोनों जिंदा चाहिए, आप कुछ भी करके प्लीज़ आप बचा दीजिए। डॉक्टर कहता है कि देखो जी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में था हम कर चुके हैं, हम बस आपसे ये पूछ रहे हैं, हम किसी एक को ही बचा सकते हैं और फाइनल डिसीजन तो देखो आपका ही होगा, आप जिसको बोलेंगे हम उसे बचा देंगे, लेकिन बचेगा सिर्फ एक ही व्यक्ति बचेगा, 2 नहीं बच सकते हैं। पूरा माहौल वहाँ का एकदम सन्नाटा हो जाता है कि भई अभी क्या करें क्या ना करें। बहुत, यानी लड़का तो तुरंत एकदम बोलता है देखो जी कोई बात नहीं, मेरे को माँ चाहिए, कोई बात नहीं, अगर बच्चा नहीं बच सकता है तो कोई बात नहीं, बट मुझे एटलीस्ट मेरी बीवी चाहिए, आप उसको बचा दीजिए, कुछ भी करके उसे बचा दीजिए। तो डॉक्टर कहता है ठीक है, ठीक बोल के वो अंदर चला जाता है और ये सारे फिर बाहर वेट करने लग जाते हैं कि चलो कुछ देर बाद अब भाई वो आएगा डॉक्टर, वो बताएगा। और थोड़ी देर बाद, आधे पौने घंटे बाद डॉक्टर आता है और वो एकदम चुपचाप आता है ना, सीधा उसके पति के पास जाके बोलता है आई एम सॉरी, हम दोनों को ही नहीं बचा पाए। अब जैसे ही ये बात राहुल सुनता है, वो भाई साहब उस डॉक्टर की गिरबान पकड़ लेता है और उसको बहुत तेज बोला है तुमने मेरे बच्चे को भी मार दिया, मेरी बीवी को भी मार दिया, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुम्हारी गलती है। वो सारा उसके ऊपर, यानी एक तरह से वो पागल से ही हो गया था। आप सोचो ना, 5 मिनट पहले एक परिवार में खुशी आने वाली है और 5 यानी थोड़ी देर बाद वो खुशी आपके गम में बदल जाए, एक की जगह 2-2 मौतों की खबर आप सुनो, तो वो पूरा टूट गया। उसने डॉक्टर को पूरा हिला दिया, वो बोल रहा उसे तो तेरी वजह से हुआ है, तूने ऐसा करा, तूने देर कर दी। बट वो डॉक्टर कहता है हमने अपनी तरफ से जो करा पूरी कोशिश करी, ऐसा नहीं है हमने कोशिश नहीं करी, बट हमारे हाथ में नहीं था भैया, वो आप ऑलरेडी बहुत लेट थे इसलिए हम बचा नहीं पाए। अब उसके माँ बाप भी कहते हैं बेटा इसमें डॉक्टर की गलती, उसने हमसे पूछा भी था, समझाते हैं समझाते हैं, उसके बाद वो घर चले जाते हैं और वो बच्चा उस लड़की के पेट में ही दम तोड़ देता है वहाँ पर। तो भाई वो वहाँ पर चले जाते हैं, उसको लेके उसकी बॉडी वगैरह को ले आके, तो भाई वो घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद आपको पता ही है, जैसे हमारे हिंदू समाज में बच्चों को तो जलाते नहीं हैं, दफनाते हैं, वो बच्चे को दफना देता है और उसकी वाइफ को अंतिम संस्कार कर देता है। और क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर 10 साल से उम्र के उनके जो भी बच्चे हैं उन्हें जलाया नहीं जाता, उन्हें सिर्फ दफनाया जाता है, इसलिए वो भी अपने औलाद को दफना देता है। अब सोचो गाइस, मतलब वो जो बच्चा था वो अपनी माँ की कोख से
बाहर भी नहीं आया था और उस बच्चे की डेथ हो गई थी और इवन उसकी मम्मी की भी डेथ हो गई थी। और गाइस राहुल के लिए ना ये वाला टाइम बहुत ही ज़्यादा हार्ड था और वो इस टाइम को लेकर ना यानी इस समय से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था कि भाई ये मेरे साथ ऐसी इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में था और ऑब्वियसली यार कोई भी बंदा डिप्रेशन में आ जाएगा जिसके साथ भी ऐसी चीज़ होगी। और वो भी उस टाइम पे बहुत एक तरह से उसके लाइफ का बहुत बुरा फेज चल रहा था आज और हर टाइम उसके दिमाग में ना बस यही बात चल रही थी कि भाई उसके बच्चे की डेथ हो गई, उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई और वो ना इस चीज़ से है ना बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। और अब क्या होता है, इस बात को करीब करीब 2 साल बीत चुके थे और अब ना जो राहुल का जो छोटा भाई था अब वो ना बड़ा हो चुका था और वो भी 17 साल का हो चुका था। लेकिन जो राहुल के घर वाले थे वो राहुल की ना फिर से शादी कराना चाहते थे क्योंकि वो सोचते हैं भाई जो होना था वो तो हो चुका, जो भाग्य में था वो तो हो चुका, लेकिन ऐसे अकेले कब तक ये अपनी ज़िंदगी बिताएगा। इसको लिए भी अपने बुढ़ापे के लिए कोई होना चाहिए जिसके साथ ही अपनी जीवन बिता पाए। तो इसीलिए उसके घर वाले उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो राहुल था वो शादी करने से बिल्कुल साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो गाइस अभी तक ना उन चीज़ों से, उन सभी बातों से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था और इसीलिए वो कहता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है क्योंकि मेरे दिमाग में अभी पूरी तरह से यानी मैं उन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पाया हूँ, तो मैं किसी और की ज़िंदगी भी ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। फिर उसके घर वाले सोचते हैं कि भाई जो उसका छोटा भाई था विजय, भाई उसकी शादी करा दी जाए क्योंकि वो भी 17 साल का हो चुका था और उसके भी सर्कल के अंदर और उसके सारे जितने भी दोस्त थे उन सबकी शादी हो चुकी थी और विजय सिर्फ अपने ग्रुप में इकलौता यानी सिंगल रह चुका था क्योंकि उसके ग्रुप में ऑलमोस्ट सभी दोस्तों की शादी हो चुकी थी। अब होता क्या है, जो विजय के घर वाले होते हैं वो विजय के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। राहुल के जो घर वाले थे वो सब उन सब चीज़ों को छोड़कर है ना भूल कर आगे बढ़ चुके थे, बट राहुल अभी तक उन्हीं चीज़ों में यानी एक तरह से जकड़ा हुआ था कि भाई राहुल की वाइफ की डेथ हो चुकी है, उसके बच्चे की डेथ हो चुकी है, वो सब इन बातों को एक तरह से भूल चुके थे और आगे बढ़ चुके थे। लेकिन राहुल अभी तक उन बातों से निकला ही नहीं था, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बस वही बातें चलती रहती थी। तो भाई ऐसे करके उसके घर वाले क्या करते हैं कि विजय की शादी करवा देते हैं। तो विजय की शादी हो जाती है तो सारे घर वाले बहुत खुश होते हैं, राहुल भी बहुत खुश होता है कि चलो कोई नहीं, मेरा नहीं बसा घर तो कोई नहीं, बट मेरे भाई का तो घर बस रहेगा। तो घर वाले भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और उनकी शादी को ऐसे कर करके 7-8 महीने बीत जाते हैं, लेकिन उन दोनों के कोई भी बच्चा नहीं हो रहा होता है। तो विजय इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है कि भाई क्या हो गया, क्यों नहीं बच्चे हो रहे हैं। तो इसको लेकर वो डॉक्टर के पास भी विजिट करता है तो वो चेक करते हैं कि भाई ना तो विजय के अंदर कोई कमी है, ना ही उसकी वाइफ के अंदर कोई कमी है। और ये सुन के ना मुझे बहुत शॉक्ड हो जाता है कि भाई जब हमें कमी ही नहीं है तो हमारे बेबी क्यों नहीं हो पा रहा है। और ये सोचता भाई जब सब कुछ ठीक है तो भाई हमारे क्यों नहीं हो पा रहा है बेबी। और किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर भाई ये सब क्यों हो रहा है। और विजय के घर वालों को लगता है कि शायद हमारे घर के ऊपर शायद किसी ने बुरी नज़र लगा दी है या किसी ने काला जादू कर दिया है। और इसीलिए भाई विजय की घर वाले है ना डिसाइड करते हैं हम सब जाएंगे गंगा जी में नहाने के लिए। तो भाई इनकी विजय की पूरी फैमिली, विजय का भाई, विजय की माँ, विजय के पापा, इनकी पूरी फैमिली गंगा जी जाते हैं स्नान करने के लिए। अब ये सारे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर सारे स्नान कर लेते हैं। और स्नान करने के बाद विजय ना थोड़ा सामान लेने के लिए बाहर निकलता है वहाँ से। तो भाई विजय ना सामान लेने के लिए बाहर चला जाता है और जो विजय के घर वाले थे वो सारे के सारे घाट पे बैठ के उसका वेट कर रहे होते हैं। तो विजय जैसे ही थोड़ी दूर जाता है ना तो उसे वहाँ पर दिखाई देता है कि वहाँ पर ना 2-4 लोग ना खड़े होकर बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक तांत्रिक बाबा आए हैंगे जो ना बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल देते हैं। बहुत बड़े यानी तांत्रिक बाबा हैं जो कैसी भी प्रॉब्लम हो वो उसका समाधान निकाल देते हैं और उसे ठीक कर देते हैं। तो ये सब सुनने के बाद ना विजय उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि भाई ये तांत्रिक बाबा है कौन और ये ना कहाँ पर रहते हैं। तो ये दोनों लोग बताते हैं कि आप यहाँ से जाके सीधा जाओगे ना, थोड़ी दूर जाके ना लेफ्ट पहला कट आएगा, वहाँ से लेफ्ट लेने के बाद ये तांत्रिक बाबा वहीं पर रहते हैं। तो भाई विजय ना जाके उन तांत्रिक बाबा के पास जाता है, पहुँच जाता है और उनसे जाके ना मिलता है और उनको ना अपनी सारी बातें बता देता है। तो बताते हैं बाबा हमारे यहाँ बच्चा नहीं हो रहा है, हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, शायद हमारी फैमिली के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया हैगा। तो ये सारी बातें उन बाबा को बता देता है। तो बोलते हैं कि नहीं मेरे अंदर कमी है कोई, ना ही मेरी वाइफ के अंदर कमी है कोई, बट हमारे फिर भी बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो वो जो बाबा होते हैं वो बताते हैं कि अगर तुम्हारे कोई बच्चा नहीं हो पा रहा है तो तुम एक काम करो, तुम ना ब्रह्मडाकिनी की तपस्या करो। और जैसे विजय ब्रह्मडाकिनी का नाम सुनता है वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है बाबा ये क्या होती है, ये क्या चीज़ होती है, ये कौन होती है और इनकी साधना करने से आखिर होगा क्या। तो वो जो बाबा होते हैं वो बताते हैं कि ब्रह्मडाकिनी वो होती है जब कोई लेडी जिसके पेट में बच्चा हो और वो उस बच्चे को जन्म देते समय मर जाए तो वो ब्रह्मडाकिनी का रूप ले लेती है।
यानी आप कह सकते हो वो ब्रह्म डाकनी बन जाती है। और जो इंसान ब्रह्म डाकनी की पूजा करके उसको हासिल कर लेता है तो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है, कहने का मतलब उनको बच्चा हो जाता है। और वो तांत्रिक बाबा उसको विजय को बताते हैं कि ब्रह्म डाकनी की साधना करना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। और इसके बाद विजय बाबा से पूछता है कि आखिर हम किस विधि से ब्रह्म डाकनी की पूजा कर सकते हैं, और आखिर ऐसी कौन सी विधि है जिसको करने से हम ब्रह्म डाकनी को यानी साध सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं। तो तांत्रिक बाबा विजय को बताते हैं कि ब्रह्म डाकनी की साधना करने की 3 स्टेज होती हैं। तो बताते हैं 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज जो होती है वो थोड़ी नॉर्मल होती है, दूसरी स्टेज थोड़ी बहुत ज़्यादा लगा लो हार्ड होती है, तीसरी स्टेज आप लगा लो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। यानी तीसरी स्टेज तो लगभग कोई भी नहीं कर पाता है, कहना है मतलब तीसरे तरीके से तो उनकी साधना कोई भी नहीं कर पाता है। लेकिन विजय बोलता है बाबा आप मुझे बताओ, मैं करूँगा, क्योंकि मेरी फैमिली में सारे लोग बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, हमारे बच्चा नहीं हो रहा है और हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अब भाई वो बाबा क्या करते हैं, विजय को ब्रह्म डाकनी साधना करने की सारी विधि बता देते हैं, मतलब तीनों विधि बता देते हैं। और ये तीनों तरीके बताने के बाद तांत्रिक बाबा बताते हैं कि ये जब भी तुम ब्रह्म डाकनी की साधना करो तो इस साधना के बारे में तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं पता लगना चाहिए। बोले तो यानी किसी को भी, तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे माता पिता को, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम ब्रह्म डाकनी की साधना कर रहे हो। नहीं तो ये साधना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगी। और वो फिर से उसे बोलता है देखो ये साधना के बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को इसके बारे में पता लगा तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। अब ये सारी साधना सुनने के बाद सुंदरम वापस अपने घाट पे जाता है, अपने माता पिता से मिलता है और वो पूछते हैं भाई तुझे इतना कहाँ टाइम लग गया, इतनी देर तुझे कहाँ लगी। तो कोई ना कोई बहाना बना देता है कि भाई मैं थोड़ा बिजी हो गया था, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग थे, मतलब कुछ भी वो XYZ बहाना बना के उन्हें वो टाल कर देता है, बताता ही नहीं है, बोल देता मैं बिजी हो गया था। अब इसके बाद है ना विजय वापसी आ जाता है और वापसी आने के बाद गाँव आने के बाद भी काफ़ी सोचता है कि भाई मैं ब्रह्म डाकनी की साधना कहाँ पर करूँ, किधर करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि अगर मैं घर पे करूँगा तो भाई मेरे घर वालों को पता लग जाएगा और वो साधना मेरी भंग हो जाएगी। तो बहुत सोचता रहता है यार आखिर कहाँ करूँ कहाँ ना करूँ। तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उसे याद आया कि उनका गाँव के अंदर ही थोड़ा दूरी पे एक और घर है जो कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। आपको मैंने बताया था ब्रह्म डाकनी की साधना करने के लिए 3 स्टेज होती है। तो जो पहली स्टेज है उसमें उसको विजय को एक हवन करना पड़ता है ब्रह्म डाकनी के लिए, और उसको ना उन तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्र दिए थे और वो मंत्र उसे पढ़ते हुए हवन करना था एक बंद कमरे में, यानी कोई भी ना हो, उस बंद कमरे में उसे हवन करना है और वो मंत्र जाप उसे करते रहना है। तो भाई इसके बाद है ना विजय क्या करता है, सारा सामान हवन का सामग्री का इकट्ठा करता है और वहाँ पर जाके रख देता है। और उसके बाद वो घर पे जाता है और बताता है कि भाई आज मैं घर पे नहीं आ पाऊँगा, मैं अपने दोस्तों के घर पे रुकूँगा और आज रात मेरा वेट ना करना। तो उसका जो बड़ा भाई होता है वो पूछता है भाई तू कौन से दोस्त के पास जा रहा है। तो वो कुछ ना कुछ बहाना करके भाई मेरा दोस्त है उसके घर पे जाके मैं आज रुकूँगा और आज रात में घर पे नहीं आ पाऊँगा, बस मैं कल आ जाऊँगा। तो ये बहाना करके वो उस घर पे वापस चला जाता है। अब घर पे पहुँचने के बाद करीब रात के 12 बजे विजय अपना हवन चालू करता है और वो कंटिन्यू वो जो मंत्र उसे बताया गया था वो करते करते वो हवन करता है और अपने पहले स्टेज को विजय कंप्लीट कर लेता है। लेकिन अब जो दूसरा स्टेज होने वाला है वो थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब भाई जैसे ही सुबह होती है विजय अपने घर चला जाता है और घर पे जाके बता देता है मैं गया था अपने दोस्तों के घर था। अब जैसे ही शाम होने लगती है वो फिर से अपने घर पे बहाना करता है कि भैया मुझे आज भी अपने दोस्त के घर पे रुकना है और वहीं पे मैं रुकूंगा और मैं सुबह आ जाऊंगा। जैसे वो ये बोलता है कि भाई आज भी मैं अपने घर पे नहीं आ पाऊंगा तो उसके भाई को ना राहुल को ये बात बहुत ही अजीब सी लगती है कि यार आज भी ये क्यों नहीं आ पाएगा। और पूछता भी ऐसे कौन सा तेरे दोस्त आ गए यार, तू आज भी क्यों नहीं आया, ऐसी कौन सी मस्ती चल रही है, तेरे वाइफ घर पे वेट करती रहती है तेरा और तू बाहर घूम रहेगा, घर पे क्यों नहीं लगता। जैसे तू परेशान है उसे लगता है भाई परेशान है इसलिए नहीं रुक रहा घर पे। कहता है जैसे तू परेशान है यार वो भी तो परेशान है। कहता है भैया ऐसी कोई बात नहीं है, बट है कुछ दिक्कत है मेरे दोस्त को, इसको मेरा मैंने साथ चाहिए इसलिए मैं आज जा रहा हूँ। और वही वो ये बोल के अपने घर से निकल जाता है। अब जो दूसरा स्टेज था ना गाइस, दूसरे स्टेज में उसे क्या करना था, उसे एक है ना जानवर की बलि देनी थी और उस जानवर का खून पीना था और उसको हवन करते करते यानी उसकी कुछ छींटे उस हवन में डालनी थी खून की और कुछ पीना था और उसका मांस का टुकड़ा खा के भी हवन में डालना था। वही स्टेप भी यार पता नहीं भाई वो कैसे कर लेता है, बट हाँ जिस पे बीतती है वो कर लेते हैं शायद। वो दूसरा स्टेज भी वो क्लियर कर लेता है, हो जाता है वो किसी न किसी तरह भाई वो स्टेज भी क्लियर कर लेता है। अब वो तीसरे दिन अपने घर पे जाता है और घर पे जाने के बाद भाई वो रुकता है और बताता है कि भाई अब मैं ना मेरे दोस्त के घर पे ना यानी कोई उसका प्रोग्राम वगैरह आएगा तो मैं आ नहीं पाऊँगा 4-5 दिन, मैं वहीं रुकूँगा और मैं अपना बिस्तर लेके जा रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा, आप मेरी चिंता मत करना, मैं वहाँ से कॉल करके आपको बता दूँगा कि भाई
जैसे ही मैं आने वाला हूँ मैं बता दूंगा, आप टेंशन मत लो। मैं अपने दोस्त के घर पे रुकना और मैं उसका नंबर भी देता हूँ, अगर आपको बात करनी हो आप बात करके मुझसे पूछ लें। तो उसकी वाइफ पूछती है भाई ऐसा कौन सा दोस्त आ गया भाई सडनली जिसके पास तुम्हारा इतना जाना हो गया, उसे डाउट होता है उसे भी। पर वो बताते हैं यार ऐसे चिंता मत करो तुम, मैं कॉल कर लूँगा भाई, कोई ज़रूरत आन पड़ी है इसलिए मैं जा रहा हूँ, वरना ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे जो तीसरा चीज़ था वो वापसी जाता है और अपने घर पे यानी चला जाता है, पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद वो अपने जो उसका तीसरा स्टेज था उसकी वो तैयारी शुरू करने लगता है। अब तीसरा स्टेज में क्या था कि भाई वो ब्रह्म डाकनी तुम्हारे पास आएगी। रात के 12 बजे तक आपको हवन तो करना है। हवन करने के बाद आपको ना वहीं हवन जहाँ आपका चल रहा है, आपकी जहाँ पूजा सामग्री, वहीं पे आपको सोना होता है। तो ऐसा करने से ही वो चीज़ आपके पास आएगी। इसलिए उसने तांत्रिक ने बताया था कि आप जहाँ पर पूजा करो वहीं पे आपको सोना भी आएगा। इसलिए वो यानी दोनों दिन वहाँ पर आके सोता भी आएगा। साधना के बाद वो 12 बजे तक करता है, साधना अपनी कंप्लीट करता है और कंप्लीट करने के बाद 12:30-1 बजे करीब वो वहीं पे सो जाता है। अब रात के 2 बजे करीब दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलने के बाद एक लेडीज़ आती हैगी उसके पास। और आपको मैंने पहले बताया था कि जैसे भी जो ब्रह्म डाकनी कौन बनती है, ब्रह्म डाकनी वो बनती है जिसके पेट में बच्चा हो और दोनों की ही एक समय पर मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, वो ब्रह्म डाकनी बनती है। तो भाई ये रात को करीब 1:30 बजे करीब जब सो रहा होता है, जब दरवाज़ा खुलता है तो ये जब जैसे ही देखते हैं उस लेडीज़ की तरफ, तो वो और कहीं नहीं, वो इसकी विजय की भाभी होती है, राहुल की वाइफ, जो कि अब ब्रह्म डाकनी बन चुकी थी। तो इसे देख के बहुत शॉक्ड होता है और तांत्रिक ने ऐसे बोला था भाई कुछ नियम है वो तुम्हें तोड़ने नहीं है, तुम्हें कोई बात नहीं करनी है उससे, कुछ भी नहीं, वो जो करे उसे करने देना, बट तुम्हें कुछ नहीं करना इस दौरान जब तक तुम्हारी साधना पूरी ना हो जाए। और ये साधना तुम्हारी चलेगी करीब 11 दिन तक की, और इन 11 दिन के दौरान जो भी तुम्हारे साथ तुम्हारे शरीर पे कष्ट आ रहा है, जो भी चीज़ें वो कर रही है, इन सब चीज़ों को तुम्हें सहना होगा। उसके बाद 11वें दिन वो तुम्हारी सिद्ध हो जाएगी और तुम जो बोलोगे वो ही कार्य करेगी। परंतु उससे पहले वो कुछ भी कर सकती है तुम्हारे शरीर के साथ में, और यानी तुम्हें मारेगी नहीं, बट हाँ कष्ट उतना ही खतरनाक होगा कि भाई हाँ भाई मैं शरीर त्याग दूँ और मेरे से सहन नहीं हो रहा, इतना मृत्यु तले कष्ट आपको वो देगी जरूर। बट उस टाइम पे विजय इतना सोचता नहीं है, इसे लगता है कि यार नहीं मैं कर लूँगा, और कोई सोचता है यार कर लेगा, देख के जाएगी, डाकनी आएगी, सुंदर होगी, फलाना होगी, दिखाना, सबके मन में अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं। तो उसमें भी यही लगा कि हाँ मैं कर लूँगा यार, तो कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और परेशान भी इतना था बंदा कि भाई की भी वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी, तो वही दिमाग में उसके चल रहा था। अब भाई कहीं पहली रात होती है और पहली रात वो उसके पास आती है, तो सो रहा होता है, वो आके उसके पास में ही लेट जाती है। तो ये कुछ यानी कुछ भी नहीं करता, अभी भी चुपचाप आराम से लेटा था। वो भी घबराहट तो हो रही होती है यार ये मर चुकी हैगी, और कुछ रिएक्ट नहीं करता, बस लेटा रहता है, चुपचाप सोता रहेगा। ठीक है, अब उसकी वैसे ही डर के मारे कहाँ नींद आती है, 4 बजते हैं, 4 बजते ही वो उठेगी, वापसी दरवाज़ा खोलेगी और बाहर भाई उठ के बैठ जाएगा और सोचेगा भाई ये क्या हुआ मेरे साथ, क्या करूँ क्या ना करूँ। अब सोचता है खुश तो गया हूँ यार, तीसरा दिन है आज, ये बचे ही कितने 8 दिन और बचे, किस तरह कंप्लीट कर लेता हूँ यार। ऐसी जिस तरह अगर ये आई है आके चली जाएगी तो कट जाएंगे मेरे इतने दिन। तो ठीक है भाई, वो चौथा दिन निकल जाता, तीसरा दिन उसका निकल जाता है और वो सुबह 8 में वहीं पे रुकता है और घर पे रुकता है, क्योंकि बोल के तो आया था ऑलरेडी 5-6 दिन में रुकूंगा। फिर अगले दिन चौथा दिन होता है भाई, वो फिर वो हवन वगैरह करता है, हवन वगैरह करने के बाद और वहीं पर वो लेट जाता है। चौथे दिन क्या होता है, वो वैसे ही ये जैसे ही हवन करेगा उसके 1-1.5 घंटे बाद फिर से वही चीज़ होती है, वो दोहराती है। दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा बंद होता है, वो आती है और जैसे लेटा होता है ना इसके पास आके लेट जाती है और उसके ऊपर हाथ ऐसे रख लेती हैगी। और उस दिन भी ये कुछ ऐसा कुछ करती नहीं है, हाथ रख के बस खुसकुराहट यानी एक मुस्कुराने की एक आवाज़ उसके कानों में फुसफुसाहट सी आती रहती है, पर वो डर के मारे कुछ रिएक्ट नहीं करता। कहता है भाई बस किसी तरह मेरे ये दिन निकल जाए चुपचाप। ऐसे ही करते करते 5वां 6वां 7वां 8वां दिन उसका निकल जाता है कि वो आती है, हंसती है, कभी पैर रख लिया उसके ऊपर, कभी यानी बाल खींचती है, यानी कान पकड़ के खींचती है, छाती पे हाथ मुक्का मारती है, यानी अजीब अजीब हरकतें कभी उसके मार रही है, बट ये सब सहन करता रहेगा। और वो सोचता है यार अगर यही सब चीज़ें हैं तो कोई नहीं, मेरे समय तो निकल जाएगा बहुत आसानी से, कोई नहीं, इतनी चीज़ों में तो अगर ये सिद्ध हो रही तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब जैसे ही 9वां दिन आता है, 9वें दिन वो डॉक्टर नहीं आती है, क्योंकि ये कोई रिएक्ट कर ही नहीं आता, चुपचाप लेटा रहता है, कुछ बोलता नहीं, उससे बात नहीं करता। उस दिन वो आएगी, दरवाज़ा जैसे पटकते नहीं, दरवाज़ा किसी ने दे के मारा है। एक दिन तो नॉर्मल आप आराम, हम भी जैसे नॉर्मल आते हैं, खोलते हैं, आ जाते हैं, फिर बंद कर लेते हैं। उस दिन वो दरवाज़ा ऐसे पटक के मारा और पटक के ही बंद करो। अब भाई ये थोड़ा इसे भी लगता है कि आज क्या हो गई, आज ऐसे इसने नहीं करा। आएगी, वो हाथ रखेगी और उसके यहाँ पर का अपना जबड़ा जो होता है, अपने दांत उसके यहाँ काट देगी। दर्द के मारे, दर्द तो हो रहा होता है कि यार ऑब्वियसली आपको वो काट रही है, ऐसे लगता है मेरे काट रही हैगी,
और ये किसी तरह सहन करता रहेगा। वो मंत्र उसने बताया था कि भाई तू ये अगर तेरे को ज़्यादा लगे तो इस मंत्र का उच्चारण करता रहियो, बट तू पीछे मत हटियो, वरना कुछ भी हो सकता है। अब ये करता रहेगा भाई। किस तरह इसकी मंत्र करते करते या दर्द के मारे इसकी आंख लग जाती है और सुबह फिर इसकी आंख खुलती है। तो भाई वो सुबह उठता है ना, तो उसका ये वाला हिस्से का मांस है ना वो खा चुकी होती है, नहीं लिटरली वो चबा चुकी होती है भाई। उसका सुबह उठता है बहुत, यानी दर्द में करारा होता है भाई। ऑब्वियसली किसी को भी ऐसी चीज़ है किसी के साथ में तो बुरा ही उसे लगेगा यार ये क्या करा मैंने, बट वो दर्द के आगे उसे वो दिख रहा था कि भाई अब 2-3 दिन और रह गए हैं, अब फाइनली मेरे बेबी मेरे को मिल जाएगा, मे बी मेरी वाइफ एक्सपेक्टेड हो जाएगी। तो भाई वो उसके भाई का फ़ोन आता है उसी बीच, तू कहाँ पर है भाई, मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक ख़राब है, तू आज घर पे आ। तो भाई वो किस तरह यहाँ तो पूरा टी शर्ट डाल नहीं सकता, वो शर्ट डाल के और अपने कवर करके किसी तरह घर पे पहुंच जाएगा, देखेगा, बात करेगा और बताएगा कि भैया मेरे को मम्मी को देखेगा। उसकी मम्मी यानी बीपी वगैरह की दिक्कत होती है, बट वो स्टेबल हो जाती है। तो वो कहता तो यार ऐसे क्या, ऐसा तेरे दोस्त आ गए, तू इतने दिन हो गए तू आ ही नहीं रहेगा क्यों भाई, घर वालों को तो देख ले। वो कहता भैया उसने भी मेरे ऐसे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, इसलिए उसका समय ख़राब चल रहा है, मैं उसके साथ में हूँ, तो आप प्लीज़ समझा करो कि भाई आ जाऊँगा। कहता ठीक है भाई। वो वापसी चला जाता है, रात को रुकता है। तो भाई वो फिर दोबारा से साधना में बैठ जाएगा और जाप करने लग जाएगा भाई। जाप करते करते फिर वो पूरा जाप होएगा, अपने बिछाया का चद्दर वहीं पे वो लेट जाएगा। फिर वही चीज़ होती है कि वो फिर दरवाजे पे पैर मारेगी और दरवाज़ा कसके से बंद करेगी, आएगी और इसके ऊपर फिर टांग रखेगी और इसकी पीठ के ऊपर है ना ऐसे नखून से यानी छीलती है, यानी ये लगा लो उसके बड़े बड़े नखून, उसको गाड़ के उसके नखून से कुरेद रही है उसकी, और चीख रहा है इस बार वो, यानी पीठ से लेकर पैर तक वो रोच रही है, उसके मांस निकल रहा है नहीं उसका बंदे का। वो भाई वो उससे सहन ही नहीं हो पाता, वो किसी तरह बेहोश ही हो जाता है तो भाई वो सुबह उठता है, कहता है यार ये क्या कर रही है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ऐसे तो मैं मर ही जाऊँगा। मन में आता है एक तरफ छोड़ दूँगा, सोचता छोड़ूंगा तो जान से मार देगी, पूरे परिवार पे खतरा हो जाएगा भाई। ये उठेगा और ऐसे यानी उसके शरीर से जैसे किसी ने खून निकाल लिया हो, बिल्कुल अधमरा सा हो रखा हो, जाएगा फिर घर से फ़ोन जाएगा नहीं, उस दिन घर पे जाते नहीं, उससे भाई का फ़ोन आता है, तू कहाँ पर है, कहा भैया मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, आज तो मैं आ ही नहीं पाऊँगा, मेरे को प्लीज़ आज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरी हालत ठीक नहीं आएगी। तो भाई इसके भाई को थोड़ा सा शक सा होता है, यार ऐसे इसकी आवाज़ भी हो रही कि ऐसा क्या काम कर रहा है। तो भाई वो इसी बीच ना उनका एक पड़ोसी होता है, कहता है वो आता है कि भाई विजय कहाँ पर है, आज वो घर पे नहीं है, वो तो दोस्त के यहाँ पर है। दोस्त के यहाँ पर मैंने तुझे रात को 1-2 बार तुम्हारे पुराने वाले घर पे देखा हैगा कि वहाँ रुक रहा है वो, शायद मुझे लगा वो इधर होगा। तो उसको भाई को खटका होता है, वो क्या करता है फिर रात के टाइम में ना करीब वो निकलता है 10-11 बजे करीब, 12 बजे करीब, सॉरी 11:30 के, आज मैं देखता हूँ क्या है घर पे है नहीं है। तो जाता है बाइक लेके, रोज बाइक पहले ही खड़ी करके, पहले आलिया बने होते थे, आपको पता हो शायद, पहले है ना पुराने घरों में आलिया बने होते थे और खिड़कियाँ होती थी, उसमें से झरोके में से दिख जाता था थोड़ा बहुत। तो भाई ऐसे ही हुआ ना, थोड़ा सा उसका खुला हुआ था, तो ऐसे खड़ा हो जाएगा तो देखिएगा इसका भाई सामने कर रहा था, कुछ बोलता नहीं है, पर ना थोड़ी देर बाद 1-1.5 घंटे तक देखते रहेगा, पूजा करके जैसे वो लेटेगा ना, उसके आधे घंटे बाद ये सोचते हैं मैं घर चला जाता हूँ, चल करने दे, जैसे कल बात करूँगा घर जाकर। लेकिन थोड़ी देर बाद ना दरवाज़ा खुलता है, जैसे दरवाज़ा खुलता है एक लेडीज अंदर आते हैं, जैसे ही वो लेडीज अंदर आती है देख के इसकी आँख यानी जमीन तले, पैरों तले इसकी ज़मीन खिसक जाती है। कहता वो मेरी भाई यहाँ क्या कर रही है, यानी पहले तो वो शॉक्ड हो जाता है, तो मर गई थी, यहाँ क्या कर रही है। और फिर वो देखेगा कि भाई वो उसके साथ फिर है ना करने लग जाएगी, नखून मार रही है, उसके नोच रही है, उसे खा रही है कहीं से, ये कर रही है। तो देख के वो दरवाजा एकदम से पीट देगा, पीटते जैसे ही उसे देखेगी वो एकदम से गायब। अब उसका भाई होता है एकदम अनकॉन्शियस, यानी वो तो पहले ही लहू लुहान हो रखा होता है। वो जाएगा, उसे उठाएगा, लेके जाएगा, भागा भागा डॉक्टर के लेके जाएगा, कहेगा कि तू क्या कर रहा था, ये क्या नहीं कर रहा था तेरे को, मैंने ये क्या हो क्या रहा है, पहले तो मुझे ये बता। फिर वो अपना उसका भाई है ना जैसे ही अगले दिन होश में आता है और फिर वो उसे पूरी बात बताता है, भैया ऐसे ऐसे ये बात थी, मेरे को तांत्रिक ने बताया था कि भाई ऐसे ऐसे करेगा तो तेरे को बच्चा हो जाएगा। वो कहता है भाई पागल भाई, मुझे हमें तो एटलीस्ट हमें तो बता देगा। भाई उसने यही शर्त थी कि नहीं बता नहीं सकते हैं, और मुझे नहीं पता था कि ब्रह्म डाकनी हमारी ही भाभी आ जाएगी, पर तब तक मैं साथ चुका था। अगले दिन क्या होता है कि वो उसका बड़ा भाई घर जाता है, कहता है चल मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर वालों से बात करता हूँ। अब ये घर जाता है और जाने के थोड़ी देर बाद इसके भाई को अटैक आता है और वहीं पर खत्म हो जाता है। अब ये बात उसको पता लगती है, ऐसे लगता है कि भाई ये मेरी वजह से हुआ आएगा, क्या करूं क्या ना करूं। भाई ऐसे ही करते करते भाई इसके घर में 2-3 दिन करते करते इसकी वाइफ की भी एट दी एंड डेथ हो जाती है। और ये जो राहुल था, राहुल के माता पिता एक एक करके सबकी ना डेथ होने लग जाती है, सब यानी मरने लग जाते हैं। और लास्ट में जब राहुल था
ये पागल हो जाता है, क्योंकि इतने सदमे इसके साथ बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक हो गए कि भाई एक भाई था जो चाह रहा था बच जाए, कुछ हो जाए, तेरे बचाव हो जाए, वो ख़त्म हो गया। माँ कहीं जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया। पिताजी इनके सोते सोते ऊपर चले गए। इसकी वाइफ के कोई छोटे से ही बीमारी हुई और उसी में वो पूरी निकलनी हो गई। और ये सदमे इससे, यानी ये लगा लो, ये डेथ करीब करीब 15-20 दिन के अंदर ही सब निपट गए। और एट दी एंड ये बेचारा पागल हो गया। तो गाइस, आज की स्टोरी मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और मेरा कहने का मतलब बस एक यही है कि देखो, आजकल बड़ी साधनाएं देखने को भी मिलती हैं यूट्यूब वगैरह पे भी। कुछ भी करो बट सोच समझ के करो, क्योंकि ये सारी तांत्रिक साधनाएं बहुत बहुत गलत कर सकती है आपके साथ में। ये क्रियाएं करना कुछ ठीक नहीं है। पहले गुरु बनाओ भाई, फिर कुछ करने की सोचो। बिना किसी गुरु के ऐसी कोई भी साधना कभी भी मत करो। और जिस चीज़ का ज्ञान ना हो उसके बारे में हमें कभी जाना नहीं चाहिए। पूरी उसकी डिटेलिंग लो, क्योंकि आजकल ये सारी उल्टी सीधी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल हैगी। सो मैं तो बस ये चाहूँगा कि यार आप ठीक रहो, खुश रहो, और आपका परिवार भी खुश रहे, और ऐसी चीज़ों से दूर रहो। कोई साधनाएँ हर किसी के लिए नहीं होती है, सब चीज़ें हर व्यक्ति के लिए एक अलग चीज़ बनी हुई है। तो ये तांत्रिक साधनाएँ तांत्रिकों के लिए भी छोड़ देते हैं। बाकी आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ऐसी स्टोरीज लेके आएंगे अगली बार भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।